Assalamu alaikum. Today we are going to start our next chapter that is microbiology of air और ये है पेज नंबर 75 के ऊपर। इससे पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है दैट इज़ माइक्रोबियोलॉजी ऑफ वाटर। ये भी लास्ट चैप्टर की तरह एक बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारी एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर किस किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो हम तक कैसे ट्रांसमिट होते हैं और उनके ज़रिए से कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। The microbial flora of air is transient and variable. Transient का मतलब होता है और variable का मतलब होता है चेंज होते रहना, कि आपके जो एटमॉस्फेयर के अंदर या हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटी है और ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा मुख्तलिफ होती है और वहाँ कुछ जगहों पर बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ जगहों पर वायरसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह का टेम्परेचर होता है, उस हिसाब से उस जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो छोटे जानदार होते हैं वो पाए जाते हैं। एयर इज़ नॉट अ मीडियम इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। तो फिर एयर करती क्या है? एयर का काम सिर्फ ये होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि हवा के अंदर ना तो कोई मिनरल्स है, ना ही पानी है, ना ही इस तरह की कोई और चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो ज़मीन चाहिए, यानी पानी जहाँ पे मौजूद हो, जहाँ पे मिनरल्स मौजूद हों, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोई होस्ट चाहिए, कोई होस्ट बॉडी चाहिए जिनके ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है जी। तो एयर क्या काम करती है? एयर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करती है, बल्कि अ कैरियर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। मैटर मीन मादा। कोई भी जानदार कोई भी जानदार, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसके लिए हवा क्या करती है? एक कैरियर का काम करती है। उसको एक जगह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूसरी जगह पहुंचाती है। वो पार्टिकुलर मैटर कोई मिट्टी भी हो सकती है, कोई पानी का ड्रॉपलेट भी हो सकता है, विच मे बी लेडन विद द माइक्रोब्स, यानी मिट्टी का कोई टुकड़ा, मिट्टी का कोई ज़र्रा या पानी का कोई भी छोटे से छोटा कतरा जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद होता है। हवा क्या करती है? उस मिट्टी के ज़र्रे को या उस पानी के टुकड़े को जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करती है। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। एयरबोर्न का मतलब होता है हवा के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ऑर्गेनिजम्स में बी स्प्रेड बाय कफिंग, यानी खांसने के ज़रिए से। जब आप खांसते हैं तो भी वो आपके जो पानी के ड्रॉपलेट्स खांसी के ज़रिए से मुंह से रिलीज़ होते हैं। वो ड्रॉपलेट, पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके मुंह से निकले होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये पानी के ड्रॉपलेट जब हवा में जाते हैं तो उससे वो नेक्स्ट जानदार के अंदर जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं। जब आप खांसते हैं और स्नीजिंग, जब आप छींकते हैं तो उससे भी ड्रॉपलेट्स पानी के रिलीज़ होते हैं आपकी नोज़ के ज़रिए से। उसके ज़रिए से भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, सामने वाले की बॉडी तक जाते हैं, उसकी नाक तक जाते हैं और फिर आप उसकी बॉडी में जो है वो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इसको आप सिंपल आजकल के इन्फेक्शन से समझ सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 जो आपका वायरस है, ये किस तरह से फैलता है। ये एक एयरबोर्न डिजीज़ है। ये जो बीमारी है ये हवा के ज़रिए से फैलती है, यानी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या वो खांसता है तो उसकी बॉडी के अंदर से मौजूद ये वायरस जो है वो हवा में शामिल होता है। और ये सामने वाला, अगर सामने कोई पर्सन मौजूद है तो ये हवा जब उस पर्सन के नाक तक पहुंचती है तो उसके नाक के ज़रिए से ये कोरोना वायरस जो है सामने वाले की बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। यही वजह है कि हमारी एहतियाती तदबीर में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप मास्क लगाएं। मास्क लगाने से क्या होगा कि आप एक तो खुद मुंह पे आपके, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह को टच किया है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोरोना वायरस मौजूद था, कोई शॉपर था, कोई बैग था, कोई भी दरवाज़ा था, किसी चीज़ को आपने टच किया है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोरोना वायरस मौजूद था और आपने अपनी बेध्यानी में वो हाथ अपने मुँह पर लगा लिया है या आपने गलती से उसको नाक पर हाथ लगा लिया है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथ के ज़रिए से, आपके मुँह के ज़रिए से, आपके नाक के ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर तक ट्रांसफ़र हो सकता है। लिहाजा कोशिश किया की जाती है कि आप मास्क लगाएं ताकि इसकी ट्रांसमिशन को आप रोक सकें।
लिहाजा ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए से मोस्टली छींकने और खांसने से ये जरासीम फैलते हैं। एंड डस्ट पार्टिकल्स आर सर्कुलेटेड एयर करंट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और ये क्योंकि जब आप छींकते हैं और खांसते हैं तो ये डस्ट में मट्टी में शामिल हो जाते हैं, हवा में जो मट्टी है उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं, और ये मट्टी हमारे सांस के ज़रिए से नाक तक जाती है, तो ये जरासीम दोबारा से हमारी नाक के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी कैरिड ऑन डस्ट पार्टिकल्स, क्या लिखा है, इन लार्ज droplets that remain suspended to only briefly and in the droplet nuclei, which result when the small liquid droplet evaporate। यानी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी से छींक के ज़रिए से या खांसने के ज़रिए से रिलीज़ हुआ है वो हवा के अंदर मौजूद रहेगा। अगर बड़े ड्रॉपलेट्स की सूरत में मौजूद होगा, क्योंकि बड़े ड्रॉपलेट का वज़न ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देर हवा में सस्पेंड नहीं कर सकता, वो ज़मीन के ऊपर बैठ जाएगा। अगर छोटे ड्रॉपलेट की पे छोटे मिट्टी के ज़र्रे में आपका जरासीम शामिल हो गया है, छोटे पानी के ज़र्रे में कतरे में आपका जरासीम शामिल हो गया है, तो फिर ये हवा के अंदर सस्पेंड कर सकता है, और बहुत जहाँ जहाँ हवा जाएगी ये जरासीम जो है वो लंबाई तक, दूर तक जो है वो ट्रैवल करेगा, और वहाँ अगर कोई जानदार मौजूद होगा तो उसकी नाक के ज़रिए से उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एयर मे बी ट्रांसपोर्टेड अ फ्यू फीट, यानी हवा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ दूर तक, कुछ फुट तक जो है वो सफ़र कर सकते हैं, और मैनी माइल्स। अगर छोटे जानदार होंगे तो क्योंकि वो हल्के होते हैं तो वो हवा के ज़रिए से बहुत दूर तक भी, मीलों तक भी सफ़र कर सकते हैं। सम डाई इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, कुछ इतने बड़े होते हैं कि वो फौरी तौर पर नीचे बैठ जाते हैं, ज़मीन में बैठ जाते हैं, और वो सफ़र नहीं करते, वो मर जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि वो ईज़िली हवा के ज़रिए से दूर तक जा सकते हैं, लिहाजा वो कई वीक्स और कई मंथ तक हवा के अंदर मौजूद रहते हैं। अब उसके बाद ये कि फेट ऑफ एयर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा के अंदर होते हैं उनकी क्या किस्मत होती है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। द फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ गवर्नड बाय अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस। सर्कमस्टांसिस का मतलब होता है हालात, इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी जो जानदार हवा के अंदर रहता है उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो माहौल है, उसकी क्या कंडीशन है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, वहाँ पे नमी कितनी है, हवा के अंदर कितनी नमी मौजूद है। जितनी नमी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। वजह क्या होती है कि नमी में पानी मौजूद होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। ड्राई एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहते, जबकि ह्यूमिड या ह्यूमिडिटी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर ज़िंदा रह जाते हैं। इसके अलावा सनलाइट उनको चाहिए होती है, जितनी सनलाइट ज़्यादा होती है उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन उनको रोशनी मिलती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है, वो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, लिहाजा वो ज़िंदा रहते हैं। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा साइज़ ऑफ द पार्टिकल बेरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मतलब है कि वो मिट्टी का टुकड़ा या वो मिट्टी का ज़र्रा या वो पानी का कतरा जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जब आपने छींका है या आपने खांसा है तो आपकी जो हवा है उसके अंदर मिट्टी मौजूद है, उसके अंदर पानी मौजूद है, तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म छींकने के ज़रिए से या खांसने के ज़रिए से हवा में मौजूद मिट्टी के ऊपर शामिल हो जाता है या हवा में मौजूद पानी के अंदर शामिल हो जाता है। तो साइज़ ऑफ पार्टिकल बेरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज़म, तो पार्टिकल वो कौन से पार्टिकल हैं, मिट्टी या पानी का साइज़ कितना है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने ज़िंदगी गुजारनी है। जितना बड़ा साइज़ होगा पानी का और मिट्टी का, वो उतनी ही जल्दी नीचे बैठ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाएगी। और जितना छोटे साइज़ का मिट्टी का ज़र्रा होगा और जितने छोटे साइज़ का पानी का ज़र्रा होगा या पानी का कतरा होगा, उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो लंबे अरसे तक हवा में सस्पेंड रह सकते हैं, दूर तक सफ़र कर सकते हैं और सामने वाले इंसान को जो है बीमारी पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म, दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है उसकी क्या नेचर है, वो किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद करता है, किस तरह का टेम्परेचर पसंद करता है, किस तरह का एटमॉस्फेयर पसंद करता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसकी फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशीज़ टू द न्यू फिजिकल एनवायरनमेंट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत करना। किसी भी अगर तब्दीली आती है तो उस तब्दीली के ख़िलाफ़ बॉडी जो है वो लड़ाई करती है कि मुझे ये तब्दीली नहीं चाहिए।
तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में जितनी मज़ाहमत, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है, किसी नए टेम्परेचर पे जाता है, किसी नई पीएच के एनवायरनमेंट में जाता है, तो उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस, जितनी बॉडी ज़्यादा रेजिस्ट करेगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़िंदा नहीं रह सकता। जितनी आपकी मज़ाहमत कम होगी, आप में एडजस्टिंग पावर या माइक्रो ऑर्गेनिज़म में एडजस्टिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी हर तरह के एनवायरनमेंट के लिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हर तरह के एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सकता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब या ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो किस हद तक अपने माहौल को, नए माहौल को कबूल करने की सलाहियत रखता है। जितना वो नए माहौल को कबूल करने की सलाहियत रखता होगा उतना ज़्यादा लंबा अरसा वो हर तरह के माहौल में ज़िंदा रह सकेगा। लेकिन अगर उसकी बॉडी में नए माहौल के लिए मज़ाहमत पाई जाती है, रेजिस्टेंस पाई जाती है, तो जैसे ही वो हवा के ज़रिए से किसी गर्म जगह पर जाएगा या बहुत ठंडी जगह पर जाएगा तो वहाँ जाके उसकी डेथ हो जाएगी। फिर आ जाता है माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं हवा के अंदर, वो बहुत थोड़ी मिकदार में भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में भी हो सकते हैं। उसको आप डिपेंड करता है कि अगर इंडस्ट्रीज़ की आबो हवा है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि केमिकल्स हैं, धुआं है, शोर है, पॉल्यूशन है। जबकि जो आपके रूरल एरियाज़ हैं, जो आपके देही इलाके हैं, जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ पे बारिशें अच्छी होती हैं, तो उन जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कम पाए जाते हैं। नेचुरल जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कम पाए जाते हैं, जबकि पॉल्यूशन वाली जगह पर या जो केमिकल वाली जगह है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ज़्यादा पाए जाते हैं। कंटेंट का मतलब होता है मिकदार। उसके बाद आ जाता है कि इनडोर एयर्स क्या होती है, यानी इनडोर का मतलब होता है घरों के अंदर की हवा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा होंगे, या जो बाहर होंगे यानी जो आउटडोर्स होंगे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके इनडोर्स होंगे, जो आपके कमरे होंगे, जो आपका घर होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कम होंगे। द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ इनडोर इज़ इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है असरअंदाज होना, कि आपके जो कमरे हैं या जो इंडोर एरियाज़ हैं उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो मिकदार है वो असरअंदाज होती है बाय द फैक्टर्स। कुछ अवामिल हैं जिसकी वजह से आपके इंडोर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। पहली चीज़ है वेंटिलेशन रेट। जितनी आपके घर में खिड़की, दरवाज़े, रोशनदान ज़्यादा होंगे, खिड़कियाँ ज़्यादा होंगी, बाहर की हवा ज़्यादा अंदर आएगी, मट्टी ज़्यादा अंदर आएगी, लिहाजा आपके घर में इंडोर्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा होंगे। अगर वेंटिलेशन के एरियाज़ कम होंगे, कोई खिड़की नहीं होगी, ज़्यादा दरवाजे नहीं होंगे, रोशनदान नहीं होंगे, तो बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकेगी और आपके जो इंडोर है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कम होंगे। क्राउडिंग, जिस जगह पे क्राउडिंग का मतलब होता है हजूम, जिस जगह पे हजूम ज़्यादा होगा, लोगों का रश ज़्यादा होगा, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में जैसे कि कहा जाता है कि कोविड-19 में या कोरोना वायरस का इलाज क्या है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्राउड पैदा ना करें, क्योंकि क्राउड में अगर 10 लोग खड़े हैं उनमें से किसी एक को भी इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन जब वो छींकेगा या खांसेगा या वो बोलेगा तो वो इन्फेक्शन या वो जो वायरस है वो हवा में सस्पेंड होगा और वो सस्पेंड होकर जो उस क्राउड में मौजूद लोग हैं उन तक पहुंच सकता है। लिहाजा जितनी क्राउडिंग कम होगी, जितने लोग कम होंगे किसी जगह पर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के या वायरस के या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसके इंडोर आने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग द क्वार्टर, यानी जिस जगह फॉर एग्जांपल जिस कमरे में आप जिस इंडोर इलाके की आप बात कर रहे हैं, कमरे की बात कर रहे हैं या किसी भी आप हॉल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप किस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अगर वहाँ पे आप जो है वो किसी किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं या वहाँ पे आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप इस तरह की कोई मट्टी से कुछ बना रहे हैं या आप एयर रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। जबकि वो जगहें जहाँ पर आपने सपोज़ करें कोई फैक्ट्री है या कोई लैब है जिसको आप हर वक्त स्टेराइज़ करते रहते हैं, डिसइंफेक्ट करते रहते हैं, हाथों में एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते रहते हैं, तो उन जगहों पर पानी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो इंडोर कम पाए जाते हैं। तो 3 चीज़ें हैं कि आपका वेंटिलेशन रेट जितना ज़्यादा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा होंगे, क्राउडिंग जितनी ज़्यादा होगी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा होंगे, और जितनी ज़्यादा आप जो है वो आप कह सकते हैं कि जरासीम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे तो आपकी इंडोर्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ज़्यादा होंगे। ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं ड्यूरिंग माउथ ड्यूरिंग स्नीजिंग, जब आप छींकते हैं या कफ़िंग यानी जब आप खांसते हैं और आप इवन टॉक कर रहे हैं, इवन आप सिंपल बात कर रहे हैं, तो जब आप बात कर रहे होते हैं तब भी आपके मुंह से पानी के टिनी या टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में शामिल हो रहे होते हैं। तो आपके मुंह के जो जरासीम होते हैं वो आपके बात करने से भी सामने वाले तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
उसके बाद है साइज़। साइज़ में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। साइज़ में वही है कि ये जो है माइक्रोमीटर से लेकर मिलीमीटर्स तक होते हैं, यानी बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जो बड़े होते हैं वो दूर तक जो है वो ट्रैवल नहीं करते, वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। जबकि जो छोटे होते हैं, जो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, वो हवा में सस्पेंड रहते हैं। हवा जहाँ जहाँ चलती है वहाँ वहाँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि ट्यूबरसल बेसिलाई जो हैं ये डस्ट के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा डिप्थेरिया, डिप्थेरिया क्या होती है, खन्नाक की बीमारी होती है। ये मोस्टली गले से इन्फेक्ट करती है, आपका गला जो है उसमें सोजिश हो जाती है, और जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो उससे ये बैक्टीरिया भी जो है पेशेंट के पास अगर आप बैठे हुए हैं, कोई खांसी का या डिप्थेरिया का पेशेंट है, तो उससे भी ये जो जरासीम है वो सामने वाले की बॉडी तक ट्रांसफ़र हो सकता है हवा के ज़रिए से। सिर्फ आपने इसमें नाम याद करने हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हवा के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब आउटडोर। आउटडोर क्या होते हैं, यानी जो आपके खुले इलाके होते हैं वहाँ पर किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आउटडोर में ओब्वियसली क्योंकि वो खुला इलाका है, वहाँ पे हवा भी है, पानी भी है, हर तरह का लोगों का आना जाना भी है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे एल्गी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इन जगहों पे हर तरह का आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलता है। मोल्ड स्पोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा। ये आपने लाइन याद करनी है कि मोल्ड्स जो हैं वो तो सबसे ज़्यादा जो हैं हवा के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। द प्रिडोमिनेंट मोल्ड स्पोर्स वर ऑफ स्पीशीज़ क्लेडोस्पोरियम। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लेडोस्पोरियम के सबसे ज़्यादा, अगर आप एयर को टेस्ट करें, हवा को टेस्ट करें, तो वहाँ पे उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मोल्ड्स मिलेंगे वो क्लेडोस्पोरियम के मोल्ड्स मिलेंगे। अमंग द बैक्टीरिया, अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये जो हैं बैक्टीरिया आपके एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। सो इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आपने जैसे ये कहना है कि आउटडोर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें तकरीबन हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। एलजी भी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते हैं उसमें एलजी भी है, उसमें यीस्ट भी है, उसमें मोल्ड्स भी है, उसमें हर तरह का जो है जरासीम जो है वो पाया जाता है। फिर आ जाता है अक्रंस। बैक्टीरिया एंड मोल्ड स्पोर्स हैव बीन फाइंड हाई अबव द अर्थ सरफेस। द वायबल बैक्टीरिया एंड फंजाई अकर एट एन एल्टीट्यूड मीन बुलंदी ऑफ 3000 मीटर इन द एयर मैसेज ऑल द वे अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक। जो आपका नॉर्थ अटलांटिक एरिया है, ये आपका ऐसा एरिया जो इंतहाई ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर ये स्पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंतहाई ऊंचाई पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है वो ग्रो करते हैं और वहाँ से जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं जो कि हवा के ज़रिए से ट्रांसमिट होते हैं। इसमें से आप कुछ के नाम याद कर लें। माइक्रोकोकस है, सार्सिना बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ग्राम पॉजिटिव पॉलीमॉर्फिक रोड्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे एरोबिक स्पोर्स हैं। इसके अलावा कुछ फंगल स्पीशीज़ हैं, क्लेडोस्पोरियम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि क्लेडोस्पोरियम जो है वो, ये लाइन आप अंडरलाइन करें कि सबसे ज़्यादा जो मोल्ड पाए जाते हैं आपकी हवा के अंदर वो क्लेडोस्पोरियम होते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अल्टरनेरिया भी होते हैं, प्लूरेरिया भी होते हैं, पेनिसिलियम भी होते हैं, बेट्राइटस भी होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिलियम भी होते हैं, और ये कुछ हैं। इनमें से अगर आप एक एक दो दो के नाम भी याद कर लें तो डैट इज़ इनफ। इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपने जैसे ये बताना है, सिंपल सी बात है कि एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, स्नीजिंग के ज़रिए से, कफिंग के ज़रिए से, और सिंपल बात करने के ज़रिए से। दो तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं, एक इंडोर। उसके अलावा आपने बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन पे इफेक्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर है, एटमॉस्फेयर की नेचर है, ये आपने बताना है। फिर आप बता सकते हैं कि दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक इनडोर होता है, एक आउटडोर होता है। इनडोर में कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आउटडोर में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इस तरह से आप बता देंगे कि जो आउटडोर होते हैं वहाँ पे क्लेडोस्पोरियम जो फंजाई होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, और वहाँ पे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड और ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है जी, तो सिंपल सा टॉपिक है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।